गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ इकरा हारिस और आज के शो में आपका और मेरा साथ रहेगा। और वैसे जनाब ये सर्दियों का मौसम है और जो सितंबर दिसंबर है अब वो जाने को तैयार है। आज 24 दिसंबर है, कल 25 है और फिर लगभग 4-5 दिन के बाद हम नए साल को जो है वो खुशामदीद कहने वाले हैं। लेकिन ये साल जाएगा ज़रूर, हर साल ने जाना ही होता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब हम बड़े बड़े न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं और बड़े बड़े एम्स और गोल सेट करते हैं, क्या हम नए साल के आगाज़ में पीछे मुड़ के देखते हैं कि आया वो चीज़ें हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टाइम जब गोल्स बनाएं तो ये ज़रूर देखिए कि पिछले वाले आपने कंप्लीट किए हैं या नहीं किए। बहरहाल जनाब हुकूमती गोल की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो अपोजिशन भी अचीव करना चाहती है और हुकूमत भी करना चाहती है। तो चलो अच्छा हुआ कि हुकूमत और PTI के दरमियान जमी बर्फ़ अब पिघलना शुरू हो गई है और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम कर लिया है, जबकि हुकूमत ने अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड भी मांग लिया है। सो अब सवाल ये है कि दोनों जानिब से मुज़ाकरात की पेशरफ्त के बाद जो 2 जनवरी को इजलास बुलाया जा रहा है उसमें क्या होगा। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन कमेटी की पहली मीटिंग में कुछ मुस्बत गुफ्तगू हुई है, कुछ माजी का, कुछ हाल का, कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई हैं। इजलास में अच्छा माहौल था, उम्मीद है कि मसाइल का हल निकलेगा, सियासी बेहतरी आएगी और जमहूरियत भी मजबूत होगी। और दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला भी मौखर कर दिया है और इस केस में मुल्ज़मान पर जो 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जानी थी, अब इस रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी पावर शेयरिंग पर इख्तलाफात चले आ रहे थे, जिन्हें दूर करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को वफाकी हुकूमत से मसाइल हल करवाने का टास्क दिया गया। और एक अहम खबर ये भी है कि यूरोपीय यूनियन ने फौजी अदालत से शहरियों को सजाएं बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों से मुतसादिम करार दे दिया है। सो यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान कहते हैं कि ICPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को ऐसी अदालत में मुनसिफाना और अवामी ट्रायल का हक हासिल है जो आज़ाद, गैर जानबदार और मजाज हो, उससे मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक हासिल हो। और आर्टिकल 14 ये भी पाबंद करता है कि फौजदारी मुकदमे में दिया गया कोई भी फैसला मंजर आम पर लाया जाएगा। सो ये सूरत हाल कैसे तब्दील होगी, इसके लिए हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इम्तियाज़ गुल साहब। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो PTI और हुकूमत पर आते हैं। आपको लगता है कल की होने वाली पेशरफ्त के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों जो फरीक हैं वो किसी मुत्तफ़िका पॉइंट पर एग्री हो सकते हैं? देखिए, इस मौके पे तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि किस नुक्ते पे उनका इत्तेफाक होगा, क्योंकि एक तरफ हुकूमत ने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, ख्वाजा आसिफ साहब, अता तारड़, वो मुसलसल हमलों पे हमले किए जा रहे हैं। वो वही ज़बान बोल रहे हैं जो रावलपिंडी से उनको सिखाई गई, यानी उनका दोनों की ज़बान में फ़र्क ही मुमासलत यह है कि उनका ये कहना है कि जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सज़ा नहीं मिलती है उस वक्त तक इंसाफ नहीं होगा। दूसरी तरफ उनके साथी वो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक तज़ाद है इन मौजूदा हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा के मौक़िफ़ में। और अब ये भी सवाल है कि क्या जो मुज़ाकराती कमेटी है, क्योंकि वो हुकूमत की नुमाइंदगी करती है, क्या हुकूमत को मुक़्तदर हलकों की तरफ से इशारा मिल गया है कि आप बातचीत कर लें, हम आपके साथ हैं? यानी क्या ये कमेटी वाकई बाइख्तियार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उसका अंदाज़ा आइंदा दिनों में होगा। अगर तो ये सिर्फ टाइम बाइंग, यानी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है, तो उस मेरा ख्याल है इन लोगों को वो ताज़ा तरीन एक ट्वीट पढ़ लेना चाहिए। रिचर्ड ग्रेनेल, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिनको खुसूसी मुआविन मुकर्रर किया है, उन्होंने अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर के हुकूक इंसानी, पाकिस्तान में हुकूक इंसानी की सूरत हाल के हवाले से और मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के हवाले से एक बयान था मैथ्यू मिलर का। उस पर रिचर्ड ग्रेनेल ने यह कहा है कि दिस इज़ लेट, टू लिटल, टू वीक। यानी हुकूमत बाइडेन इंतज़ामिया ने जो बयान दिया है ये लेट है, कमज़ोर है और नाकाफ़ी है। तो जिन लोगों को अभी तक शक था कि PTI वाले शायद बहुत खुश हो रहे हैं कि रिचर्ड ग्रेनेल उनके हक़ में बोल रहा है, तो उनको अभी वाज़े हो जाना चाहिए कि अगर वो अपने ट्विटर हैंडल से इस किस्म का बयान दे रहा है ख़ुद अपनी हुकूमत के तर्जुमान के ख़िलाफ़, तो उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हवा किस समय चलेगी जब 20 जनवरी को
डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि शायद इस वजह से, क्योंकि एक तरफ बरतानवी पार्लियामेंट में खुसूसी हेयरिंग होने वाली है चंद दिनों में, इस तरह अमरीकी कांग्रेस में भी एक हेयरिंग, एक इजलास रखा गया है, और तमाम का फोकस जो है वो 26-27 नवंबर की दरमियानी रात इस्लामाबाद डी चौक के करीब जो कुछ हुआ वो है। तो यूरोपियन यूनियन ने भी अपना अच्छा खासा एक सख्त बयान दिया है। तो मुझे लगता है कि तमाम जो प्रेशर मुख्तलिफ अतराफ से बढ़ता चला जा रहा है, फिर रिचर्ड ग्रेनेल ने बिल्कुल पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत हुक्मरानों को निशाने पे लिया हुआ है, तो उसने शायद इन्हें ये इशारा दिया है कि अब आप अगर मुज़ाकरात कर लें ताकि वक्ती तौर पे जो हैजान फैला हुआ है उसमें कमी आ जाए, लोग कुछ सुकून में आ जाएं। तो अब देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। अच्छा, चार्टर ऑफ डिमांड जो पेश करने का कहा गया है, अब वो तो हम जानते हैं, उसमें यही लिखा हुआ है कि जनाब बानी पीटीआई की रिहाई के साथ साथ 9 मई के तमाम मुजरिमान की रिहाई मुमकिन हो, जुडिशल कमीशन बना दिया जाना चाहिए। चलिए जुडिशल कमीशन फिर भी अगर मुतालबा मान लिया जाए, लेकिन सज़ाएँ सुनाने के बाद ये जो 9 मई के मुलज़मान को रिहाई देना है या ख़ुद बानी पीटीआई का बाहर देना है, ये आपको मुमकिन नज़र आता है? देखिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है एक ऐसे माशरे में, किसी भी माशरे में जो इंसानों पे मबनी हो। और फिर नामुमकिन इसलिए भी नहीं है कि या तो मुकम्मल तौर पे कानूनी अंदाज में जायज़ केस बनाए गए होते तो फिर उस पर इंसान बात कर सकता था। लेकिन आप देखिए ना, एक वज़ीर आला है सूबे का अली अमीन गंडापुर, उसके ख़िलाफ़ 65 FIR हैं। साबिक वज़ीर आज़म है, उसके ख़िलाफ़ कोई 180-90 FIR और मुकदमे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उनके ख़िलाफ़ मेरा 10-12 FIR हैं, जेल में हैं मुसलसल। तो क्या ये सूरत हाल कोई मानने वाली है कि एक पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता आला ओहदों पे रहने वाले लोग आनन फानन 40-50 जगहों पे उन्होंने दहशतगर्दी में वो मुलविस हुए? यानी कौन, दुनिया का कौन सा जी शऊर शख्स ये मानेगा कि तोड़ फोड़ के मुकदमात लाहौर में, और ये लोग इस्लामाबाद में, लाहौर में इनके खिलाफ एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत मुकदमा कायम हो गया? तो ये जो गैर मंतकी तर्ज अमल है, चाहे वो केसों का खात्मा है, चाहे मुलज़मान की रिहाई है, चाहे 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज हैं, इसके बगैर, इसके ऊपर बातचीत के बगैर तो मैं नहीं समझता कि ये मामला कोई आगे बढ़ सकेगा। और सर, ये जो बरतानिया पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि आलमी पाबंदियों का आप पासदारी करें, फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के हवाले से जो सज़ाएँ आई हैं, आपको लगता है ये कुछ खातिर ख्वाह प्रेशर डाल सकता है हमारे इस इक़दाम के ऊपर जो हम लोग कर रहे हैं? देखिए जी, कोई भी समझदार शख्स होगा, चाहे वो लाहौर में है, चाहे इस्लामाबाद में है, चाहे रावलपिंडी में है, उसको बहरहाल ये बात माननी पड़ेगी। इसलिए कि यही लोग हैं, बाहर जब जाते हैं आप बड़ी मुस्कुरा के दूसरे मुल्कों के रहनुमाओं से बातें करते हैं, लेकिन उन ममालिक में जिन बाकायदा कानून की हुक्मरानी है, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो जमहूरी हुकूक की पासदारी है। तो अगर ये पाकिस्तान में रह के ये काम करें, इन तमाम मामलात की नफ़ी करें, इन हुकूक इंसानी की, जमहूरी हुकूक की, और दूसरे मुल्कों में जाके उनसे इमदाद भी मांगें, उनसे खैर सगाली के जज्बात का इजहार भी चाहें, तो ये मुमकिन नहीं है। यानी आप अगर समझदार होंगे तो बहुत जल्द इनको ये बातें माननी पड़ेंगी, वो बातें जो कि बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। बैनुल-अक़वामी एक कन्वेंशन है, उसके आर्टिकल 14 जो है वो बार बार उसका जिक्र होता है कि उसके तहत हर सिविलियन शख्स का जो ट्रायल है, अब तो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, और होगा भी तो ऐसी अदालत में हो जो आज़ाद हो, ट्रांसपेरेंटली उसका काम करे, यानी खुली अदालत हो, और उसको दिफा का मुकम्मल मौका मिल सके। तो अब बहुत सारे सवालात हैं, जो 25 लोगों को सजाएं हुई हैं, क्या ये खुली अदालतें थीं, क्या ये सिविलियन अदालतें थीं, क्या किसी को पता चला कि इनकी समाअत कब हुई, जजेस में कौन था? तो उस हवाले से इन सवालात के जवाब तो बहरहाल सवाल तो उठेंगे, चाहे मुल्क के अंदर हों, चाहे मुल्क के बाहर हों, और उसका फिर जवाब भी देना पड़ता है। जवाब नहीं देते तो फिर आपने जो बैनुल-अक़वामी
तौर पे आपको जो ताउन चाहिए होता है, ख़ास तौर पे इक़्तिसादी माली ताउन चाहिए होता है, वो तो फिर बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और सर, कल की मुलाकातों के बाद ये बात भी थोड़ी क्लियर हो गई है कि जो कुछ रिफ्ट पीपल्स पार्टी और नून लीग में थी वो भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो गई है, क्योंकि इनके दोनों जमातें जब तक एक पेज पर नहीं होंगी तो फिर तहरीक इंसाफ से भी मुज़ाकरात मुश्किल ही होंगे। नहीं, इनका एक पेज पे होना ज़रूरी नहीं है जी, ये तो किसी के सहारे पे हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये तो मुनाफिक लोग हैं, जो इनका तर्ज अमल है मुनाफिकाना, कि ऊपर से एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अंदर से इक़्तिदार के मज़े लौट रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी बेहतरीन पोजीशन से हाथ के नीचे की हुई हैं, सदर से लेके 2 गवर्नरों तक, और फिर बहुत सारे और मामलात हैं जिसमें उनके फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये ऐसे लोगों को दिलासा देने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे आपस में इख्तिलाफ़ात हैं। वैसे भी PTI के साथ मुज़ाकरात, जैसे मैंने शुरू में कहा, का इख्तियार बज़ाहिर इनका है, लेकिन असल इख्तियार किसी और का है। और वहाँ से जो डायरेक्शन आएगी, जिस तरह डायरेक्शन इन्होंने मानी थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट लाना है, जिस तरह डायरेक्शन इन्होंने मानी थी कि आर्मी एक्ट में तरमीम होनी है, तरमीम हो गई है, और जिस तरह इन्होंने माना था कि 26वीं तरमीम होनी चाहिए जिसके तहत अदलिया के इख्तियारात ख़त्म करने, इसी तरह की एक और कोई फरमाइश या हुक्मनामा आ जाएगा तो इनको फिर मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और ये जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर हुआ है, जिस तरह की आवाज़ें भी आ रही थी कि हो जाएगा, ये भी आपको लगता है कि अब जो 6 जनवरी को सुनाया जाएगा तो कोई हम हार्ड कोर फैसला एक्सपेक्ट ना करें, अनलेस एंड अनटिल किसी एक पॉइंट पर ये लोग नहीं पहुँचते? मुझे भी नहीं मालूम जी, वो फैसला हो ना हो, वो बंदा तो जेल में बैठा हुआ है। 5 अगस्त 2023 से मुसलसल वो जेल में बैठा हुआ है, 9 मई से जब से गिरफ्तार हुआ है। तो सज़ा दें न दें, अब वो सारी बातें मटेरियल हैं, सबको पता है कि किस किस्म के केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा सूद भी कमा लिया, वो पैसे उधर ही पड़े हैं, उधर से तो एक पैसा किसी के अकाउंट में नहीं गया। इखलाकी तौर पर आप उसको कह सकते हैं कि उसके बदले अलकादे ट्रस्ट, और वो भी इमरान खान के नाम पे नहीं बल्कि अलकादे ट्रस्ट के नाम पे ज़मीन है, तो वो इखलाकी तौर पे आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जी 190 मिलियन पाउंड के केस में इनको अभी 10 साल की सज़ा हो गई है, इन्होंने बड़ी बेईमानी की है, एक बहुत ही मज़ा खेज किस्म का केस, और शर्म आनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ उन लोगों को भी जिन्होंने ये केस बनाया, जो इसका दिफा भी कर रहे हैं। और मदारिस बिल के हवाले से भी कल कुछ बात थोड़ी बहुत हुई और इस पर इत्तेफाक किया गया कि इस पर PTI से भी मुशावरत की जाएगी। लेकिन सर, आपको लगता क्यों है कि सब चीज़ें मंजूर होने के बाद मौलाना साहब के साथ ये हाथ किया क्यों गया? मुनाफ़कत, यानी मुनाफ़कत और कोता अंदेशी, कि आप अपनी एक तरमीम की खातिर मौलाना से वादा कर लेते हैं कि हम आपकी ये फरमाइश मानेंगे। वो जब मामला हो जाता है, तरमीम हो जाती है, उसके बाद आप उनको आंखें दिखा देते हैं। तो वही तो मौलाना को समझ आ जानी चाहिए थी बहुत पहले ये बात। अक्टूबर में भी यही कुछ हुआ था। फिर अभी दोबारा सदर आसिफ अली जरदारी साहब उनके मुसवदे को लेके बैठ गया, हालांकि वो अमलन वो कानून बन चुका है जो तरमीम हुई थी मदारिस बिल के हवाले से, क्योंकि सदर ने 2 मरतबा एतराज़ लगा दिया, 10 दिन का टाइम होता है। तो ये बुनियादी तौर पर मुनाफ़कत है, कोता अंदेशी है कि आप बग़ैर सोचे समझे कि इस किसी एक इक़दाम का मुल्क पे क्या असर पड़ेगा, आप इनफरादी सतह पे वादा कर लेते हैं लोगों के साथ, वो वादा फिर आप पूरा नहीं कर पाते, आपकी इनकी अपनी वजूहात होंगी। इतना नहीं है कि कौम के और कौम के मफाद के दर्द में ये घुले जा रहे हैं, बल्कि इनके अपने मफादात होते हैं जिसकी वजह से पहले ये वादा कर लेते हैं, फिर वो वादा निभाते नहीं हैं, उसमें भी उनका अपना कोई मफाद होता है। तो कौम के दर्द में घुलने वाले ये लोग नहीं हैं, इनको सिर्फ अपने मफादात से मतलब है, और इसीलिए ये बार बार पाकिस्तान में ये मसाइल भी पैदा होते रहते हैं। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि अब थोड़ा सी हमारी मुल्क की सिचुएशन इस हवाले से नागुज़ीर हो चुकी है कि अब एक दूसरे को सियासी स्पेस देने की ज़रूरत है, वरना मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ही रहेंगे? सियासी स्पेस, समाजी स्पेस, हर एक को इस मुल्क में देखें जी, अगर 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम के बराबर के हुकूक है, बराबर के, और आर्टिकल 25 के मुताबिक सब के बराबर के हुकूक हैं, और आर्टिकल 14 के मुताबिक सबको बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार है। आर्टिकल 19-20 के मुताबिक तमाम मजहबी जो अक़लियतें हैं उनको अपनी ज़िंदगी मुकम्मल आज़ादी से गुजारने का इख्तियार है। तो स्पेस तो हमने आइन ने, हमारे आर्टिकल
8 से 28 तक के जो हैं उसने दिया हुआ है। हाँ, अगर कोई उसको नहीं मानता तो मसला वहाँ पे शुरू होता है, और पाकिस्तान में मसाइल सिर्फ इसी वजह से हैं कि वक्तन फ़वक्तन आइन जो है वो पामाल होता रहता है, उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है। लिहाजा अगर लोग आइन पे अमल करना शुरू कर दें जिनके हाथ में इख्तियार है, तो पाकिस्तान बड़ा पुरसुकून और खुशहाल हो सकता है। और सर, आपको ये महसूस होता है कि अडयाला में बैठे बानी पीटीआई को भी कुछ लचक दिखानी पड़ेगी अपने मुतालबात को लेकर, या अपने उस बयानिए को लेकर जो कि बॉर्डर कर रहा है इदारों को? लचक किस चीज़ पे दिखाएंगे, या बयानिया क्या है? वो ये है कि जी आप 8 फरवरी के इंतखाबात में जो सबको पता है इतनी मैसिव किस्म की एक बेईमानी हुई है, उसका अजाला किया जाए। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने दहशतगर्दी के तहत मुकदमे बनाए हुए हैं वो ख़त्म करें। वो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे लोगों को आपने जेल में रखा हुआ है, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और सेनेटर एजाज, शाह महमूद कुरैशी, खुद इमरान खान, वो तो ये कह रहे हैं कि इनको आप रिहा करें, इनके खिलाफ मुकदमे ख़त्म करें। इसमें ऐसी नाजायज़ क्या बात है, ये मुझे समझ नहीं आती। और मनफी रद्द अमल का इजहार जो कि सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा है हुकूमत को भी, या फिर सिविल नाफरमानी की वो कॉल जो उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरसीलात या ना भेजें, आपको लगता है इस कॉल ने हुकूमत को खासा मजबूर किया कि कहीं वाकई पाकिस्तानी पैसे भेजना बंद ना कर दें? देखिए, अगर हुकूमत वालों को सुने तो वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा अगर हुकूमत की बात की जाए तो उन्हें कोई फिक्र नहीं, वो कहते हैं ये मामला कुछ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में 1 करोड़, पाकिस्तान से बाहर कोई 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी हैं, उसमें से अगर आधे लोग भी अगर पीटीआई के हैं और वो पैसे भेजना बंद कर दें, तो हर माह आप पाकिस्तान में कोई आता है, कोई 2.5 अरब डॉलर के करीब पैसे आते हैं बाहर से। तो अगर 50 लाख लोग जो हैं वो पैसे भेजना बंद कर दें, तो उसका मतलब है कि ये तादाद जो है, मिकदार जो है वो कम होके 1 अरब, 1.25 अरब रह जाएगी। यानी कम से कम 1 अरब जो है वो आना बंद हो सकता है हर महीने। तो अब अगर हुकूमत पाकिस्तान जो कि 700-800 मिलियन डॉलर की IMF से किस्त के लिए तरसती रहती है, अगर वो ये कहे कि हमें 1 अरब डॉलर हर महीने कम होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो बड़ी ज़बरदस्त फाइनेंशियल सूरत हाल में है। बिल्कुल सही। और जो पीटीआई उम्मीदें, जिस तरह अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, अमरीकी इंतज़ामिया से लगाए बैठी है, अगर फॉर इंस्टेंस मान लिया जाए कि ट्रंप के आने के बाद कुछ ऐसा दबाव पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर, तो आर वी इन द पोजीशन टू से एब्सोल्युटली नॉट टू देम? बड़ा अच्छा होगा अगर कभी हम एब्सोल्युटली नॉट कहने की पोजीशन में होते, लेकिन बदकिस्मती से एब्सोल्युटली नॉट कि हम न किसी में जुर्रत है और ना इस्तात है। और ये जो बातें काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, और आपने भी इसका जिक्र भी किया है कि शायद अमेरिका के कोई ख़ास मफादात इस वक्त पाकिस्तान से जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी गोल्स में कुछ उस तरह पाकिस्तान शामिल भी नहीं है। ये किस हद तक दुरुस्त है? पता चल जाएगा जी, हमें इस पर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है बहस नहीं करनी चाहिए। हम तो इस वक्त देख रहे हैं कि नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनेल वो किस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है। अगर उसको देख लिया जाए तो वो लगता है कि पाकिस्तान उनकी पॉलिसी में ज़रूर शामिल होगा। बिल्कुल सही। और सर, आपको ये भी लगता है, महसूस होता है कि इस तमाम तर मामलात के अंदर जो नून लीग है उसे कहीं ना कहीं ये डर भी लाहक है कि शायद अगर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मामलात बेहतर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत को ख़दशा हो सकता है? ये तो दूर की बात है जी, पहले मुज़ाकरात तो होने थे। फ़िलहाल तो चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म उन्हीं के बैठे हुए हैं, तो ख़तरा क्या है, मज़े कर रहे हैं वो। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ गुल साहब मेरे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बात कर रहे थे। जनाब, जो भी हो, दोनों फरीक अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि कोई ना कोई सियासी स्पेस ज़रूर पीटीआई को मिलनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। अब एक और अहम इशू पर हम बात करने वाले हैं, और
ये इशू अलार्मिंग इसलिए भी है बिकॉज़ हम सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त हम ये नहीं देखते और शायद इसके अंदर हम खुद इंडिविजुअल तौर पर भी ज़िम्मेदार होते हैं कि कोई भी न्यूज़ आ रही हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारी अटेंशन बहुत ज़्यादा और बहुत सेकंड्स में अपनी तरफ माइल कर लेती है, हम उसको रीट्वीट भी कर देते हैं, हम उसको शेयर भी कर देते हैं और उसके बाद भेजना भी शुरू कर देते हैं फॉरवर्ड मैसेजेस के थ्रू। बट हम ये नहीं देखते कि आइदर ये किसी सोर्स से आ रही है, तो ये कहीं डिसइंफॉर्मेशन तो नहीं है, ये कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा या एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है। और यकीन मानिए ये डिसइंफॉर्मेशन का जो एलिमेंट है इस वक्त ये रिसर्चर्स के लिए भी एक सवालिया निशान इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च अब इस पर हो रही है कि चूँकि सोशल मीडिया अब कम तो होगा नहीं, उसका इस्तेमाल बढ़ेगा ही, लेकिन ये जो डिसइंफॉर्मेशन का एलिमेंट है हम इसको किस तरह रोक सकते हैं, हम फेक न्यूज़ को किस तरह आइडेंटिफाई करके रोक सकते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि अब हुकूमत भी इस हवाले से कान खड़े अपने कर चुकी है और वो कहती है कि जनाब ये जो फेक न्यूज़ का फैलाव है ये कौमी सलामती के लिए भी ख़तरा है और इसीलिए हम देखते हैं कि एक्स भी ब्लॉक है और इंटरनेट की स्पीड भी हम उससे भी मुतासर हो रहे हैं और फायरवॉल्स भी नस्ब हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ मौजूद होंगी जनाब ग़ज़ाला नईम यूसुफ़ज़ई साहिबा, बानी फैक्ट चेकली हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या सकता है इस तमाम तर मामले में। बहुत शुक्रिया ग़ज़ाला, वेलकम टू द शो। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का शिकार हैं और इनफैक्ट पॉलिटिकली भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो होना क्या चाहिए? कैसा बंद कर देना ही आपकी नज़र में एक हल है? थैंक यू सो मच इकरा फॉर हैविंग मी। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया जो है उसका यूजेज जो है तकरीबन हर जगह पे बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में भी उसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह आपने कहा कि हम सोशल मीडिया देखते हैं तो हम जो पर्सनल बायसनेस होती है उसको हम अपने ऊपर बहुत डोमिनेट कर देते हैं। उसकी वजह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल से फेक न्यूज़ का, क्योंकि हम उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करते इंफॉर्मेशन को जो भी हमारे सामने आ रहा है, अगर वो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को अगर वो सपोर्ट तो हम उसको सपोर्ट शेयर भी कर रहे हैं और आगे उस पर अनार्की अनरेस्ट भी जो है वो बढ़ रहा है। तो सोशल मीडिया को बंद करना जो है वो मसले का हल डेफिनेटली नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इट्स अराउंड द ग्लोब। किसी भी जगह पे आप देखें कि सोशल मीडिया का जो बंदिश है वो नहीं हुई है, लेकिन उस पर रेगुलेशन हुई है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। आप लोगों को इस तरह की टूल्स या जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं जिससे वो फेक न्यूज़ को एक तो जान सके और उसको फिर डिटेक्ट और डिबंक कर सके। तो आई वुड से जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है कंटेंट की वो बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए। वो अपने सोर्सेज जो है उनको वेरीफाई करे, किसी एक सोर्स को लेकर बात को सच ना मान ले, मल्टीपल क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं उनको देखें, वहाँ से वेरीफाई करें, अपने ऑथर को देखें कि आपका जो ऑथर है या न्यूज़ पब्लिश करने वाला है वो कितना क्रेडिबल है, वो तो किसी एजेंडा को पुश नहीं कर रहा, उसकी तो किसी प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्या वो अपने रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्टिव है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया यूज़र अगर इनको देखें तो मेरे ख्याल से किसी हद तक फेक न्यूज़ का जो फैलाव है उसको कम किया जा सकता है। अच्छा, एक तो ये फेक न्यूज़ हो गई, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अब जो कंटेंट क्रिएशन की जाती है ऑब्वियसली वो भी फेक न्यूज़ का हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन गया। जिस तरह कल मैं देख रही थी, हम ये जानते हैं कि रोनाल्डो जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और वहाँ पर स्टे करते हैं, तो कल उनकी एक वीडियो और तस्वीर जनरेट हुई और जनाब वो उम्रा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उसे शेयर किया, अप्रिशिएट किया कि देखें जनाब रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन द क्वेश्चन इज़, ये जो AI जनरेटेड कंटेंट है मुझे तो ये ज़्यादा ख़तरनाक लगता है और ऐसा फिनोमेना लगता है कि आप तो किसी की अगर आपने किरदार कुशी की भी धज्जियाँ उड़ानी हो तो आप AI का बेदरेक इस्तेमाल कर लें। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। AI जो है उसका इस्तेमाल फेक न्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा है, AI जनरेटेड कंटेंट, क्योंकि जब आप उस वीडियो को या पिक्चर को देखते हैं एक इंसानी आंख उसको समझने में थोड़ा सा उसको परेशानी होती है या वो उसको उस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि वो उसकी जो इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं वो बिल्कुल रियल पिक्चर या रियल स्टोरीज को डिपेक्ट कर रही होती हैं। आप डिसइंफॉर्मेशन की बात कर रही हैं तो
मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि एआई को इलेक्शन डिसइंफॉर्मेशन के लिए अराउंड द ग्लोब बहुत इस्तेमाल किया गया है। एक तो फ़नी सटायर होता है या फिर सॉफ्ट न्यूज़ होती है, लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, ये हमने बहुत देखा है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में, कि किस तरह से वो पिक्चर्स को या वीडियोस को मैनिपुलेट करते हैं कि वो बिल्कुल रियल लगती हैं, या कहीं पर किसी पार्ट को डिजिटली ऑल्टर्ड कर देते हैं। अगर एंटायर जो वीडियो है वो ना भी हो एडिटेड, तो कहीं किसी एक पोर्शन को कर देते हैं जिससे लोगों को समझने में मुश्किल होती है कि ये रियल है भी या नहीं। तो बिल्कुल एआई जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बाकी ममालिक भी इससे मुतासिर हैं। जिस तरह से एडवांसमेंट हो रही है, उस तरह से काफ़ी टूल्स भी आ गए हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो एआई जनरेटेड है या नहीं। फैक्ट चेकिंग के प्रोस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ, तो हम इस तरह से करते हैं कि हम वीडियोस या पिक्चर्स का मेटा डेटा एनालिसिस करते हैं, कि जिससे हमें ये जानने में आसानी होती है कि पिक्चर जो है वो किसी फ़ोन से बनाई गई है, किसी सॉफ्टवेयर से उसको डेवलप किया गया है। तो या अच्छा, ये जो एनालिसिस है और किसी भी न्यूज़ का सोर्स चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो ऑब्वियसली इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ मैसिव ट्रेनिंग ऑन द सॉफ्टवेयर्स, और ये तमाम चीज़ें अवेयरनेस होना इसकी भी बड़ी ज़रूरी है। सो पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्पेसिफ़िकली जर्नलिस्ट के लिए या फिर जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई वर्कशॉप्स, वैसे मुझे ये तो पता है कि करिकुलम में तो सिखाया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि देयर इज़ अ नीड ऑफ एन आवर कि अब इस तरह के सॉफ्टवेयर्स और ट्रेनिंग सेशन स्पेसिफिकली इसके लिए रखे जाएं, ताकि ये पता चल सके कि आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को? जी बिल्कुल, इकरा जिसने कहा कि ग्लोबल इशू है। अगर हम साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में अगर सिर्फ बात करें, तो इंडिया और बांग्लादेश जो है दे आर वर्किंग टायरलेसली टू कम्बाट फेक न्यूज़। उन्होंने अपने डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो सिमिलरली अगर पाकिस्तान में भी उसी प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सके तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के सिविल सोसाइटी के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, बिकॉज सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, फ़ोन हर किसी के पास है। तो जो बेसिक टेक्निक्स है, इट्स नथिंग कि आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए है या टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए है। आई वुड एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इमेज सर्चिंग, जो कि एक बहुत बेसिक तरीका है जिससे आप ओरिजिन ऑफ जो न्यूज़ है उसको जान सकते हैं। तो थोड़ी सी इस तरह से डिजिटल मीडिया लिटरेसी जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ वर्कशॉप्स इस तरह से करने चाहिए ताकि लोगों को फैक्ट चेकिंग जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो बेसिक उनकी चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल सके। बिल्कुल सही। अच्छा ग़ज़ाला, अक्सर ऐसा होता है कि कोई फ़ेक न्यूज़ अगर फैल रही हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की मौत की अफवाहें आती हैं, तो जब तक वो ख़ुद तरदीद ना कर दे आके उसको करेक्ट समझा जाता है और प्रॉबेबली विद इन 24 आवर्स ये हो जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो फैलती चली जाती हैं और उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है और शायद कई दिनों तक वो मुहित हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि जनाब ये न्यूज़ फेक थी या इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। जैसे हमने कुछ अर्सा पहले ये देखा कि सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए कह दिया कि जनाब आपको सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा कि आप, क्योंकि वहाँ पर भीख मांगने वालों की बहुत ज़्यादा भरमार हो रही थी, हालांकि ऐसा फेक था, कुछ ऐसा इंतजामिया की तरफ से नहीं कहा गया। सो अनलेस एंड अनटिल हुकूमती अहदेदारों तक नहीं जब तक पहुंचा वो मामला हल नहीं हुआ। तो उस ड्यूरेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं कि बड़ा क्विकली हम रिस्पॉन्ड कर सके इस तरह के नोटिफिकेशंस के ऊपर या फिर इस तरह की न्यूज़ के ऊपर? That's very interesting and important question. As a fact checker हमें भी इस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास ऑफिशियल सोर्सेज अगर किसी चीज़ को कंफर्म या डिनाई नहीं कर रहे होते या उन तक वो बात पहुंचाने में टाइम लग रहा होता है, तो उस टाइम तक वो जो फेक न्यूज़ है वो इतनी फैल चुकी होती है कि उसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल दी हैं, इस तरह अगर हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में देखें, जब भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है उसके रिलेटेड बहुत मिसलीडिंग या अनरिलेटेड कंटेंट जो है वो फैल जाता है, तो उसको क्रॉस चेक करने में, वेरीफाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस, फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एज वेल। लेकिन उस दौरानिए में जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो अपना काम कर लेते हैं और फेक न्यूज़ को इतना फैला देते हैं कि बाद में जब आप उनको बताएंगे ये सच है या नहीं भी, तो वो उस पर यकीन नहीं करते हैं। तो अगर आप से कि फेक न्यूज़ को कम्बैट करना जो है वो किसी एक इंस्टीट्यूट या किसी एक इंडिविजुअल या प्लेटफॉर्म का काम नहीं है। जब तक आपकी सिविल सोसाइटी, आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आपकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये सब मिलकर काम नहीं करेंगे, सब एक यूनिफाइड फोर्स की तरह काम नहीं करेंगे इन रियल टाइम, तब तक
का जो रोकथाम है ये बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग नज़र आएगा हमें। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है ये ज़्यादा चैलेंजिंग इन द टाइम ऑफ कोविड हुआ, जब एक तो सोशल मीडिया का यूज़ भी बढ़ गया, और आपको याद होगा कि कोविड के दौरान कोविड की वैक्सीन्स को लेकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा और हमने एक ऐसी कैंपेन देखी स्पेसिफिकली जो काफ़ी डेंजरस रही। सो आपको लगता है ये ज़्यादा हमें तब से ये चैलेंज दरपेश है जब से कोविड आया? जी बिल्कुल इकरा, ऐसा ही है। जब कोविड आया था तो फेक न्यूज़ और मिसलीडिंग क्लेम्स की भरमार थी, क्योंकि ये पैंडेमिक था तो हर तरफ से न्यूज़ आ रही थी और किसी को कुछ पता नहीं था कि कौन सी न्यूज़ जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो उस टाइम पर हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान में भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो यूज़ की गई ताकि लोगों को फेक न्यूज़ के बारे में एक तो बता सके और दूसरा उनकी अवेयरनेस कर सके कि जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी वो देख रहे हैं वो सच नहीं है। तो जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई बड़ा ओकेजन आ रहा हो मुल्क में, तो फेक न्यूज़ की जो हम देखते हैं सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है और लोग जो है प्रोपेगेंडा टूल्स जो हैं या जो भी उनके कैंपेन्स होते हैं उनमें ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स ऑब्वियसली बैन है, जिस तरह ट्विटर हो गया, जिस तरह यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और उन लोगों ने अपनी कंट्री ओरिएंटेड ऐप्स को डेवलप कर लिया है सिस्टर ऐप्स की सूरत में, जिस तरह चाइना है, जापान है, वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं आप कर सकते और उनकी अपनी ऐप्स हैं। आपको लगता है नेशनल ओरिएंटेड ऐप्स भी किसी हद तक डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को रोक सकते हैं अगर वो हो ही गवर्नमेंट कंट्रोल्ड? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि अराउंड द ग्लोब इस प्रैक्टिस को बहुत देखा जा रहा है, इसको फॉलो किया जा रहा है कि आप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करें, रेगुलेशन करें, आप इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आएँ कि जो फेक न्यूज़ है उसको पोस्टर अकाउंटेबल हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंटेबल हो कि अगर कोई भी फेक न्यूज़ आपके मुल्क में अनारकी या अनरेस्ट पैदा कर रही है तो बिल्कुल जैसे आपने चाइना की एग्जांपल दी, दे डोंट यूज़ व्हाट्सएप, उनके पास बाकी सोशल मीडिया ऐप्स जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं है एंड दे आर डूइंग फाइन क्योंकि उनका जो अपना सिस्टम है वो इतना कंक्रीट और सॉलिड है कि उनको बाकी ऐप्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो अगर आप इस तरह के ऐप्स मुतारिफ कर रहे हैं अपनी कंट्री में तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, लेकिन इसमें टाइम लगता है लोगों को अडॉप्ट करने में और इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने में। तो जब तक आप उस तरह का कोई स्टेप नहीं ले रहे, आप ये कर सकते हैं कि लोगों को डिजिटली मीडिया अवेयरनेस दे सकते हैं या अपने सोशल मीडिया जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके फेक न्यूज़ को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और जो आपका प्लेटफॉर्म है वो क्या कुछ इनिशिएटिव्स इस ज़मीन में ले रहा है और क्या कुछ इंट्रोड्यूस कराया है आपने? जी, इनिशियली हम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करते हैं फॉर रियल टाइम फेक न्यूज़ डिबंकिंग। इसके अलावा फॉरेन प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा होता है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को, उस पे हमारे पास बहुत इंसाइटफुल रिपोर्ट्स हैं, कंक्रीट एविडेंस हैं कि किस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड प्रोपेगेंडा होता है किसी भी आर्म्ड फोर्स मुल्क को टारगेट करने के लिए। तो वी आर वर्किंग रिपोर्ट्स और जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंशाल्लाह डिजिटल मीडिया लिटरेसी का है कि इस तरह की वर्कशॉप्स जो है कंडक्ट की जा सके स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मे बी विद प्रोफेशनल्स एज वेल, ताकि उनको इक्विप किया जा सके विद टूल्स एंड टेक्निक्स कि वो फेक न्यूज़ को किस तरह से डिटेक्ट और डिबंक कर सकें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका ग़ज़ाला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सारी ज़िम्मेदारी हुकूमती इदारों के ऊपर या इंतज़ामिया पर नहीं डाली जा सकती। ये इंडिविजुअल आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि आप भी, बिकॉज़ आपको भी अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो आप ख़ुद भी सोचें कोई चीज़ शेयर करने से पहले कि आइदर जो सोर्स मैं शेयर कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। और अब मुझे कुछ स्टूडियो में गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। एक तरफ तो हमारी किचन में एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो चुका है, बिकॉज सुबह का टाइम हो और किचन बिजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सारा अकमल शेफ़ मेरे साथ मौजूद है। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे लगता है यू आर अर्ली राइजर एज वेल, जल्दी उठ जाती हैं नाश्ते बनाने के लिए। मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन और गेस्ट का तारुफ आपके साथ जनाब करा लूँ। आज हमें चूँकि अभी हमने ब्रेकफास्ट की बात की, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो कि एक्चुअली लाहौर के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर वो कौन कौन से नए फूड वेंचर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जो खुल रहे हैं। और आजकल आप जानते हैं फूड ब्लॉगिंग अपने ज़ोरों पर है, और इसीलिए आज एक ब्लॉगर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब तलहा महमूद साहब। ये खुद भी एक रेस्टोरेंट ऑनर है और उन्होंने भी अपने बड़े सक्सेसफुल वेंचर्स लॉन्च किए हैं। वेलकम टू द शो तलहा, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जनाब एक आर्टिस्ट आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और बड़े मुनफरिद आर्टिस्ट हैं क्योंकि ये कागज़ों के साथ खेलते हैं। आई मीन खिलौने नहीं बनाते कागज़ों के, बट कागज़ों के फनपारे और शाहकार बनाते हैं। और एक ये बहुत ही कदीम जापानी फ़न है और इसको जनाब यगामी आर्ट कहते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आतिफ़। बहुत शुक्रिया आतिफ़ आपका। सो हम इसको यगामी कहेंगे, ओरिगामी कहेंगे? ओरिगामी कहेंगे, बिल्कुल सही। तो मैं आपकी तरफ आती हूँ। तो सबसे पहले सारा क्या बनाने जा रही हैं आज आप, वेरी क्विकली? आज हमारा जो है वो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अच्छा, यस, इंग्लिश ब्रेकफास्ट प्लेटर है जिसके अंदर मैंने जो है वो पैनकेक्स रखे हैं स्टफ़ चॉकलेट, और बड़े शौक से खाए जाते हैं ब्रेकफास्ट में। उसके साथ मेरा एक फ्रेंच ऑमलेट है, फ्रेंच मेरे टोस्ट हैं, और माशाल्लाह ये 3-4 चीज़ें होंगी। सबसे अहम इसमें जो है वो हैश ब्राउन्स हैं। और इसके लिए इंग्लिश बोलना भी लाजमी है? नहीं, इसके लिए इंग्लिश बोलना लाजमी नहीं है। हाँ। इससे ये होगा कि आपका जो टेस्ट बर्ड है वो पता चलता है लोगों को। एक साइड आती है जैसे लोग देसी नाश्ते करते हैं, पराठे, नहारी, ये चने शने, और आजकल जो आपको पता चल रहा है, आजकल मुझे लगता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट का ट्रेंड ज़्यादा है। अब तो घरों में भी लोग पैनकेक्स बच्चों के लिए भी बना रहे होते हैं, और ऑमलेट, और स्पेशली वो बच्चों को लंच बॉक्स में भी जो मदर्स हैं वो पैनकेक्स बना के देती हैं, कि बजाय कि वो बाज़ार का खाएं, कोई बेकरी यूज़ करें, वो घर का साफ़ सुथरा फूड बच्चों को पैक करके दें। दैट्स मोर इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही। सो फूड की जब बात हो रही है तो तलहा कैसे ख्याल आया कि मुझे ये ब्लॉगिंग फूड की ही करनी है? और अक्सर लोग तो अब शिकायत भी अक्सर सोशल मीडिया यूज़र्स करते हैं कि जनाब ये सारे पेड रिव्यूज़ देते हैं खा के, कई दफ़ा वो चले भी जाते हैं तो खाना अच्छा नहीं होता। हाँ, एक्चुअली इस तरह की कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ, मैंने देखा है कि ये मसले भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो लोग हमें शायद आई कैन नॉट से फॉर श्योर, और हर किसी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स इस तरह करते हैं कि वो लोग इन्फ्लुएंसर्स को कुछ ज़्यादा अच्छा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑडियंस के लिए उस तरह से नहीं उसको मैनेज कर पाते। फॉर एग्जांपल वो चिकन की क्वांटिटी इन्फ्लुएंसर्स के लिए ज़्यादा डाल देते हैं और ऑडियंस के लिए उस तरह से नहीं डाल पाते। कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाएँ, और हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम किसी को डिफेम ना करें, ताकि हर किसी का कारोबार चलता रहे, उनकी वो रोज़ी रोटी है, तो यही कोशिश होती है। लेकिन मैं ख़ुद एक बहुत बड़ा फूडी हूँ, बचपन से मुझे खाना खाने का बहुत शौक़ है। तो बैक इन 2017 मैंने अपना शेफ़ का कोर्स किया, एंड आई एम अ सर्टिफाइड शेफ़ एज़ वेल। मैंने कॉथम से, ईथम से, दोनों जगह से कोर्सेज़ किए हुए हैं, 6 मंथ कोर्सेज़, एंड आई एम अ नेशनल चैम्पियन फॉर 2018 एज़ वेल चाइनीज़ के अंदर। तो सारी जर्नी फूड से ही रिलेट कर रही थी, बचपन से फूड के साथ चलते आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्लॉगिंग की तरफ आऊँ, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बनाना ही बनाना है। और मैंने पहले भी एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट बनाया जो गिर चुका था इनाग्रेशन वाले दिन ही, UMT के सामने बिल्कुल वो रेस्टोरेंट था। लेकिन उससे मैंने यही सीखा कि रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी ग्रोथ का जो रीज़न है ना, दैट इज़ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए भी मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ताकि मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए बाहर से लोगों को। आपके रेस्टोरेंट का नाम है आलू पटाटा। आलू पटाटा, बिल्कुल। पटाटा इज़ इटालियन फॉर पोटैटो, तो उसको हम लोगों ने उस तरह से मैनेज किया कि हम आलू पटाटा, और वो उसमें हर चीज़ आलू से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो बर्गर दे रहे हैं उसका भी जो बन है वो मैंने खुद तैयार किया है, और वो भी पोटैटो बन्स हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और जो हमारा आलू है वो हम स्पेशली ऑलैंड से इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट आलू। अच्छे नहीं बनते? नहीं, पाकिस्तान के आलू अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर जो स्टार्च की क्वांटिटी होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उसको कम करने के लिए, ताकि हम अगर ज़्यादा भी खाएं आलू को, तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि सुपरस्टिशन है बेसिकली, कि आलू से इंसान मोटा होता है। वो आलू में जो स्टार्च होती है उसकी वजह से वो मोटा हो रहा होता है। तो हमने उसकी जो स्टार्च की क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम कर दी है, ताकि वो आपकी सेहत को भी अफेक्ट ना करे। तो जो फिर अगर आप बाहर से इसको इंपोर्ट करते हैं तो प्राइसेस भी फिर आपकी ज़्यादा ही होंगी डिशेस? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वहाँ से बीज मंगवाए, और बीज को हम लोगों ने यहाँ पे दीपालपुर में ख़ुद से उसको भिजवाना शुरू किया।
और वहाँ से हम लोग आलू को कोल्ड स्टोरेज में लेके आते हैं, वहाँ से एक प्रोसेस बना हुआ है पूरा, तो कोल्ड स्टोरेज से फिर वो हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं सप्लाई के तौर पे। बिल्कुल और उसकी सही। 2 ब्रांचेज़ हैं, मेरी एक ब्रांच है शदरा में एंड द सेकंड वन इज़ इन PIA रोड। अब इंशाल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता स्केल कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लॉगिंग है उसने इसको एक बहुत बड़ा पुश दिया है, बहुत बड़ा पुश स्टार्ट दिया है, तो ब्लॉगिंग वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट। बिल्कुल सही। और बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं उनके अपने अपने सिग्नेचर स्टाइल्स कुछ होते हैं आफ्टर द टेस्टिंग द फूड एंड ऑल, सो आपका क्या है? नहीं, मेरा ऐसा कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं है। मैं शुरू में मैंने एक अपने 5 लाइन रखा था, जो था कि जो भी हो भाई को दुआओं में याद ज़रूर रखना, दुआओं में याद रखना मत भूलना, बेसिकली दैट वाज अ 5 लाइन। लेकिन उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं ट्रेंड से थोड़ा सा डिफरेंट चलूँ और हाँ, ट्रेंड अगर से किसी को हटूँ। खाना ना पसंद आए तो फिर वो आपको दुआओं में तो याद नहीं रखेगा, वो फिर कुछ और ही करेगा आपके लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल लेकिन सही। ऑब्वियसली हर बंदे का टेस्ट पर डिफरेंट होता है। अब जैसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट बन रहा है, अब मैं देसी नाश्ते नहीं करता, बहुत कम खाता हूँ, मैं पराठा वगैरह नहीं खाता, तो आई वाज द गाय जो शुरू से वॉफल्स और पैनकेक खा खा के बड़ा हुआ है। तो अब मैं अगर वो उसकी चीज़ की तारीफ़ करूँगा तो उसमें 30% लोग होंगे जिनको वो चीज़ नहीं पसंद आएगी, 70 होंगे जिनको आएगी भी। तो दैट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। तो मैं यही कहूँगा कि हर चीज़ अच्छी होती है, बुरा कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा ना, तो हर चीज़ अच्छी है और डिफेम नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी भी यही Defame कहूँगा, नहीं डिफेम करना नहीं करना चाहिए। हर बंदे का डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिल्कुल होता है। सही। आतिफ, ये जो सर आपका आर्ट है जापानी फन, थोड़ा सा इसके बारे में बताएगा, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी न्यू टू मी। इट्स काफ़ी यूनिक और डिफरेंट है बिकॉज पेपर इज़ द एलिमेंट जो बहुत अवेलेबल होता है, हर जगह पे अवेलेबल होता है, और इसको सबसे ज़्यादा मुल्क में ट्रैश भी पेपर ही होता है। तो आई जस्ट डिसाइडेड ये जापानीज़ आर्ट है वेरी ओल्ड एंड इसकी काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स है। सो इस टेक्निक्स में जैसा आप ये देख रहे हैं, ये इसके हैंगिंग में आता है, ये इसको कुसुडुमा बोलते हैं। पे डिफरेंट यूनिक एलिमेंट इसी ओरिगामी को मैंने प्लेट में, फ्रेम्स में, डिफरेंट एलिमेंट्स में जो है प्रेजेंट किया हुआ है ताकि वो यूनिक लगे। बिकॉज पेपर है, एवरीबडी जब आपको सेल करना होता है आपको एक पेंटिंग समझ आ जाती है कि वो पेंट हुआ है, चीज़ें हो जाती है। ये 3D में होता है, मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता, प्लस फिर वो कहते हैं वाई सो एक्सपेंसिव, ये क्योंकि यूनिक आर्ट है, वो कहते हैं कागज़ है, इसकी क्या वैल्यू है और सारा कुछ। सो उस वजह से फिर इसकी जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट है उसके साथ मैं डिफरेंट चीज़ें हैंग करता हूँ, उसके फ्रेमिंग काफ़ी डिफरेंट करवाता हूँ, जिसके जो इधर सेलिंग आर्ट इन पाकिस्तान वैसे ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट होता है। ये है क्या, ये जो आपने बनाया? वैसे तो ये इसको, बहुत, इसको इंटरप्रिटेशन तो इसकी बहुत हो सकती हैं। इट्स अ 3D, इट्स अ बॉल। इस बॉल को जापानीज नाम इसका कुसुडुमा मीन्स अ बॉल। मोस्टली ये जापान में दे यूज़ इट फॉर हेल्थ के लिए, बेनिफिट ऑफ डिफरेंट, आपके कारोबार में इजाफा हो, चीज़ें आपके हेल्थ वेल्थ दोनों आए, उसके लिए ये यूज टू वैसे आते लॉन्ग भी टाइम हैं, बैक। तो हम भी लगा लें इधर उधर। न आती है, मैं कमा रहा हूँ उसके होने पे आती तो है तो आई कैन इज वर्किंग। बिल्कुल सही। सो उसके लिए यूज़ होता है कि 3D में है। इसको आप देखेंगे इसके 5 सर्कल्स बनते हैं उसके तो ऊपर। इसको तो फिर आपको देना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में भी एक लग जाए, PIE में भी हम एक लगा दें। अब वैसे हम ही खसारे में पाकिस्तानी जा हम रहे नहीं हैं। चाहते हर किसी का फ़ायदा भी हो ना, सिर्फ अपना ही मेरा फ़ायदा हो। PIE को बड़ी ज़रूरत है इसकी, बिक भी नहीं रही और खसारे में भी है, और बस। स्टील मिल में भी एक लगा दें हम। हर जगह हाँ, उनको चाहिए मुझसे रब्ता करें ताकि फिर मैं उनको ये चीज़ दूँ। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ यूज्ड पेपर इस्तेमाल होता है या सिर्फ आप न्यू पेपर्स इस्तेमाल करते नहीं, हैं? यूज रिसाइकेबल अखबार, पुराना पेपर, जैसा ये मैंने वाइट पेपर लेके उसको ब्लॉक प्रिंट किया है, ब्लॉक प्रिंट करके उसका पैटर्न बनाया हुआ है। और इसके अंदर आप देखेंगे ये 5 का सर्कल बनता है। व्हेन यू वॉच इट, 5 सर्कल मीन्स 5 आपकी बैड एनर्जीज ये अब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव एनर्जीज आपको देता है, बिकॉज दिस 3D और ये सर्कल में घूमता है। सो व्हेन एनीथिंग इज इन द सर्कल एंड 3D, वो आपके माइंड के अंदर रोटेशन क्रिएट करता है, जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा आउट हो रही होती है, एंड इट गिव यू पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज इज़ नॉट स्टैटिक। सो 3D में होता है तो ये इसका फ़ायदा होता है कि विजुअली ये बहुत अपील आपको कर रहा होता है। और ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये कंपलसरी है कि क्लीन पेपर ही होना चाहिए या नहीं, फिर एज आप आई सेड, use करते अखबार, हैं? हो सकता है। ट्रैश, कुछ भी। और मैं इसकी- जा रहा हूँ तो सड़कों पे मैकडोनल्ड्स पड़ा तो मैं वो उठा लेता हूँ, उनका पेपर कट करके आई मेक लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट। अच्छा पेपर, नाइस पेपर, ट्रैश पेपर, कोई भी डिज़ाइन पेपर आई यूज़ दैट। और इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है? आई मीन पेपर है, फट भी सकता है। हाँ, अगर आप उसको चाहें, लेकिन जैसा ये मॉडल है 8 ईयर्स तक रहता है, ये 8 साल तक इसी तरह रहेगा। तो इज़ ऑल जो मेरे काफ़ी लॉन्ग टर्म चलते हैं, बिकॉज ये टेक्निक आप देखना, ये पेपर खाली नहीं लगा हुआ, ये जॉइंट होता है, तो इसकी टेक्निक की वजह से
इसके मॉडल का टाइम स्पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग एंड वेरी यूनिक। अच्छा, आपने पेपर के साथ जिस तरह मैं देख रही थी यहाँ पे आपने क्लोथ और थ्रेड्स यूज़ किए हैं, वर्ड्स भी आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, सो यू हैव एक्चुअली मेक अ फ्यूजन ऑफ दैट, बिकॉज वैसे तो नेचुरली ये पेपर का ही सब कुछ होता है। काफ़ी पेपर है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इट तो लोग देन एवरी डे आपकी एग्जीबिशन होती है। 2019 में माई वर्क वाज सिलेक्टेड फॉर US एग्जीबिशन के लिए, अच्छा, ऑस्टिन में। सो यू नो उससे फिर आपको आइडियाज़ और मिलते हैं कि व्हाट लोगों को क्या चीज़ें और पसंद है। जैसे कि मैंने सीरीज़ बनाई थी द पाकिस्तानी सिंगर्स के ऊपर, तो जितनी भी हमारी सिंगर्स थी, नूर जहाँ, ये उनकी ये सीरीज़, एंड आई मिक्स इट अप विद ओरिगामी ऑन इट। तो ये मेरे पास प्लेट्स हैं, सिरेमिक की प्लेट्स हैं, व्हाट टू डू विद दैम, तो उनके अंदर मैंने ओरिगामी का सर्कल बनाया हुआ है। सो यू नो एनीथिंग यू कैन मिक्स इट अप विद इट। सो इसलिए मैंने कहा कि आपको वही लगता है कि एक पेपर है, क्या हो जाएगा इसका। सो मैंने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्शंस इसमें सिलेक्ट किए कि जिसमें पीपल डोंट इवन थिंक कि पेपर के ये चीज़ें हो सकती हैं। सो उस पर मैंने फ्रेम्स में लगाया हुआ है, वॉल्स पे लगाया हुआ है, ये हैंगिंग्स में लगाया हुआ है, कपड़ों के इसके डिज़ाइंस बनाए हुए हैं और काफ़ी चीज़ें इस तरह की। और आपने ये सीखा कहाँ से है आर्ट? मैंने यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से सीखा है, सेल्फ लर्नड है? हाँ, आई एम नो एजुकेशन इन आर्ट्स एंड समथिंग, MBA मार्केटिंग एंड ऑल दैट। उसके बाद आई वाज डूइंग नथिंग, तो मैं कुछ और सर्च कर रहा था। वो हम क्लासरूम में पेंसिल के ऊपर फ़ैन बनाते थे पेपर का, तो वो मैं कोई सर्च करता कैसे बनता है, तो ये एक वर्ड आ गया ओरिगामी कुसुडुमा टाइप, एंड देन आई स्टार्ट लर्निंग। तो फिर मैंने वहाँ से देख के फिर इम्प्रोवाइज़ किया डिज़ाइन को, टेक्निक को, देन आई मेकिंग माय ओन। और अब आप इसे प्रोफेशन बना चुके हैं या साइड इस हॉबी? प्रोफेशन आई वाज डूइंग फ्रॉम 2016, और इस ऑनलाइन एग्जीबिशंस होती हैं, उस पर ये काम डिस्प्ले होता है, डिफरेंट थीम्स के ऊपर होता है, कोलाज वर्क होता है, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन होती है उसके ऊपर मैं करता हूँ, कैनवसेस के ऊपर। सो इट्स वेरी यूनिक एंड डिफरेंट, और है सारा पेपर कोई आपके। और कितना टाइम लग जाता है आपकी एक क्रिएशन में? कितना टाइम? अब मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई है, बिकॉज आप बना के, हाँ बना के, पहले लगता था टू मतलब ये बनाना है, इस तरह का बनाना है, 2 to 3 आवर्स आपके लग जाते हैं। बिकॉज एक पेपर है, एक पेपर को आपने 14 टाइम्स फोल्ड करना है, और फिर ये एक मॉडल जो है 60 पेजेस से बनता है। सो फोल्ड ऑल दिस 60 पेजेस एंड देन जॉइन देम, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन स्पीड के साथ ज़्यादा तेज़ हो जाता है कर करके। सो आपने तो YouTube से लर्न कर लिया, सो हाँ। ऑब्वियसली एवरीबडी कैन लर्न इट और उसके बाद अर्न कर सकता है, बट आपने सोचा है कि अब चूंकि आपके पास ये स्किल आ गया है तो आप इसे ट्रेन करें बच्चों को? मैं ट्रेन करता हूँ, आगे स्कूल्स में जाता हूँ, स्कूल में इसकी LGS में जाता हूँ, उनके जाके मैं सिखाता हूँ। मेरा ऑनलाइन स्टूडियो है, उस पर ये जो नवंबर दिसंबर में उसमें मैं क्लासेस देता हूँ अपने स्टूडियो में, उधर होता है। प्लस जब एग्जीबिशंस वगैरह होती है उस पर भी एक काउंटर होता है वेयर पीपल कैन कम एंड सी, तो इट्स गोइंग गुड। बट इट्स अ वेरी दैट पेशेंस वाला काम है, और मोस्टली ने भाग जाते हैं। और ये कॉस्टली कितना है? बिकॉज पेपर तो चले हर क्वालिटी का मौजूद होता है, बट चूंकि आप जब फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, आपने अगर पेंटिंग लेनी है तो वो भी कॉस्ट करेगा, पेंट भी कॉस्ट करेगा, ब्रश भी कॉस्ट करेगा। इसकी वर्थ नहीं है, इट्स जस्ट पेपर। सो इट्स जस्ट एन आइडिया, लाइक ये मुझे कॉस्ट करेगा 500 का, आई एम सेलिंग इज फॉर 25,000। सो इट्स जस्ट यूनिकनेस कि ये अवेलेबल नहीं है, ये कहीं आप देख नहीं सकते, ये कहीं है नहीं। आप किसी भी आर्ट शॉप पे जाए आपको ये नज़र ही नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई सो यूनिक। सो इट्स ऑल द यूनिकनेस कॉस्ट की वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाती है। सो आपके बायर्स कितने पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर? सारे पाकिस्तानी में इधर है, बिकॉज वो तो आप इसकी शेप ऐसी है कि मैं इसको बाहर भेज नहीं सकता। हमारा वो कोई एक्सपोर्ट और उनका ऐसा सिस्टम है, बिकॉज इट्स अ बॉल शेप, तो आई कैंट सेंड इसको इस शेप के अंदर, तो लोकली मैं सेंड कर सकता हूँ। नहीं, ये जो बाकी चीज़ें आपकी ये वो भी नहीं जा सकती, वो फ्रेम है, फ्रेम को खोल के मुझे भेजना पड़ेगा। वो चीज़ें तो इज समथिंग इज 3D, तो वो कहते हैं इस तरह आप भेज नहीं सकते, और मे भी उनको पता नहीं क्या है तो वो भेजते नहीं कि पता नहीं क्या होगा अंदर। सो हैव यू थिंक समटाइम्स कि आप जापान भी जाएं, और बिकॉज वहाँ पे तो ये शायद बहुत फ्लरिश इंडस्ट्री होगी। मैं एक्चुअली मैं स्टार्ट करने से पहले गया था, तो इट वाज गुड फन इन चाइना और जापान, तब मैं करता नहीं था। I started it later on from 2014 and 15। उसके बाद मैं जहाँ जा गया हूँ लाइक एग्जीबिशंस करने चीज़ें, तो वहीं से मैं पेपर भी लेता हूँ, यूनिक चीज़ें भी, आइडियाज़ भी वहीं से लेता हूँ। सो इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी आर्ट, तो इसके लिए वो काफ़ी
मॉडर्न और उन दोनों चीज़ों में चला जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, सारा की तरफ चलते हैं। कुछ थोड़ा सा ना इंग्लिश ब्रेकफास्ट में मुझे अक्सर लगता ही है कि व्हेन आई ट्राइड इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो मीठे की मिकदार ज़रा मुनासिब हो तो तभी वो अच्छा लगता है। Yes. जिस तरह अगर आप पैनकेक्स बना रहे हैं तो वो भी ज़रा बहुत ज़्यादा मीठे ना हो। सो एनी टिप यू वांट टू शेयर फॉर दैट? वो इसलिए कि देखें बहुत सारे लोग शुगर भी खाते हैं और जो ख़ासकर डाइट कॉन्शियस हैं वो तो बिल्कुल लेस शुगर पे जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो आइसिंग शुगर है ना हम उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आइसिंग शुगर उस दूसरी शुगर से जो है कास्टर या जो हमारी रेगुलर शुगर है उससे काफ़ी जो है वो मीठा कम रखती है। तो उसमें हम अपना जैसे हमारे जो स्टफ़ चॉकलेट पैनकेक्स हैं हम उसमें शुगर नहीं इस्तेमाल कर रहे पैनकेक्स में, हम उसमें क्या कर रहे हैं अपनी चॉकलेट, आप न्यूटेला भी लगा सकते हैं उसमें, और अगर नहीं भी लगाना चाहते तो आप थोड़े से चॉकलेट चिप लगा दें। वो फिर ये होता है कि जब आपके स्टफ़ चॉकलेट पैनकेक्स बनते हैं हम उसकी शुगर हनी के साथ पूरी करते हैं। तो वो फिर पैनकेक्स भी बहुत मज़े के लगते हैं और जो आपका एक क्रेविंग होती है थोड़ी सी मीठे की वो भी पूरी हो जाती है। हाँ, बिकॉज मीठा भी अगर हद से ज़्यादा हो जाए ना तो फिर खाया नहीं जाता, मुश्किल हो जाता है। अच्छा तलहा, आप जब जिस तरह अभी हम इस आर्ट की बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली अब लोगों का सोचते ही हैं कि रेस्टोरेंट वो हो जिसकी वाइब्स अच्छी आ रही हों, इंटीरियर बहुत अच्छा हो, एस्थेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये भी देखते हैं जाके, बिकॉज ऑब्वियसली अ नाइस प्लेस टू सिट, बिकॉज खाना तो सब कुछ नहीं होता, अगर आपका एनवायरनमेंट इर्द गिर्द अच्छा खूबसूरत हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हर बंदा डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादा डाइनिंग से ज़्यादा टेक अवे को प्रेफर करता हूं, क्योंकि आपको पता है टाइम होता ही नहीं है इतना। आई वर्क 16 आवर्स अ डे, तो उसके मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ साथ मैं अपना रेस्टोरेंट भी देख रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी देख रहा हूँ, उसकी एडिटिंग भी देखनी होती है, ऑफिस भी देखना होता है, तो सारा कुछ देखना होता है। इस वजह से मैं प्रेफर ये करता हूँ कि अगर मैं किसी भी जगह पे जा रहा हूँ मुझे 5 मिनट में मेरा खाना मिले और मैं उससे आगे बढ़ जाऊँ। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने अपना रेस्टोरेंट भी बनाया, दैट्स अ टेक अवे जॉइंट, आलू पटाटा, दैट्स अ टेक अवे जॉइंट। और मैं उसी कॉन्सेप्ट पे हूँ कि जल्दी से आओ, खाना लो एंड जस्ट गो ऑन योर वे, आप रास्ते में जाके खा दो। तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग होते हैं जो डाइनिंग भी प्रेफर करते हैं, स्पेशली जब मैं अब अपनी वाइफ के साथ जब जा रहा था, आई एम मैरिड, तो जब मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं फिर एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं बैठ सकूँ, जहाँ का एम्बियंस अच्छा हो, एक पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस हो। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हर बंदा अच्छा, डिफरेंट तरीके की आप पसंद खाने करता का स्पेसिफिकली लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, ट्रेंड बदल चुका है, अब हर तरह का कुजीन यहाँ पे तरह का फेमस मिलता है। है। हाँ, exactly। बिकॉज अब तो ये हॉट बाउल्स और हॉट पॉट्स ये भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हालांकि मुझे कभी समझ नहीं आते ये कि यू कैन कुक एट होम बट आप बैठ के भी टेबल पे पका रहे हो। वहाँ पे भी तो आप कुक करेंगे जैसे आपने बताया कि एम्बियंस और आपके एक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, वो जो हॉट पॉट का एक्सपीरियंस है वो आपको घर में नहीं मिल सकता। आई हैव ट्राइड हॉट पॉट इन लाहौर एंड इस्लामाबाद, और जो इस्लामाबाद में एक्सपीरियंस है ना वो लाहौर से भी बहुत अच्छा है। लाइक वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ देते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें जो मज़ा है और जो पैसे हैं वो किस चीज़ के हैं, क्या वो आपको ब्रॉथ दे देंगे। 2 किस्म की ब्रॉथ होती हैं, स्पाइसी एंड सेवरी, वो दोनों डिफरेंट ब्रॉथ्स होती हैं, वो आपके सामने पड़ी हैं, और डिफरेंट आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप हॉट पॉट में डाल रहे हो और आप अपने तरीके से उसको एंजॉय कर रहे हो। एक गैदरिंग बन जाती है, एक ओवरऑल एनवायरनमेंट और एक एम्बियंस इस तरह का बन जाता है कि आप उसको एक एज एन एक्सपीरियंस देख रहे होते हो। आप एक एक्सपीरियंस के पैसे दे रहे होते हो, खाने के पैसे आप नहीं दे रहे होते। टू बी ऑनेस्ट, आप उसे अच्छा घर में बना सकते हो, इफ़ आई एम बीन वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप उसे अच्छा घर में बना सकते हो, लेकिन वो जो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आप घर में नहीं ले सकते। तो उस एक्सपीरियंस के पैसे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे देसी खानों का तो ट्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है ये टर्किश कुजीन, लेबनीज़, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब लाहौर के अंदर हर किस्म का खाना है, हर किस्म का। आपको टर्किश चाहिए, आपको टर्किश मिलेगा, आपको लेबनानी चाहिए, लेबनानी मिलेगा, उज़्बेक चाहिए, उज़्बेक मिलेगा, देसी मिलेगा, कॉन्टिनेंटल मिलेगा, हर किस्म का खाना मिलेगा। ऑल दो लाहौर की जो एसेंस है वो उसका स्ट्रीट फूड ही है, मैं उससे डिनाई नहीं करूँगा, वो स्ट्रीट फूड ही एसेंस है, लेकिन आपको डाइवर्सिटी ज़रूर मिलती है लाहौर के अंदर, आपको हर किस्म का खाना मिल जाता है। अच्छा, जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो एक बहुत एक एलिमेंट होता है प्राइसिंग और कॉस्ट का, बिकॉज एवरीबडी जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव सच एन एक्सपेंसिव मील जो 5-5 हज़ार का या उससे ऊपर हो। तो ये भी आप प्राइसिंग का भी हवाले से बताते हैं कि कौन सा कॉस्ट एफिशिएंट है खाना या क्या है? जी एग्जैक्टली। अब देखिए, मैं जब एक कोई भी रिव्यू कर रहा हूँ ना, फॉर अ 1 मिनट वीडियो, उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। नंबर 1, उसके अंदर हम लोगों ने प्राइस बतानी है। नंबर 2, हम लोगों ने उसमें लोकेशन बतानी है कि वो किस जगह पे है। एंड नंबर 3 इज़ हम लोगों ने उसको वैल्यू फॉर मनी का जो एक एस्पेक्ट है वो बताना है। अब फॉर एग्जांपल, एक बर्गर आपको 300 रुपये का मिल रहा है, तो उसकी जो रेटिंग होगी वो भी 300 के हिसाब से होगी। अब 300 के बर्गर के अंदर कोई आपको वैग्यू बीफ नहीं देगा, जो वैग्यू बीफ वाला बर्गर है वो आपको 1600 का मिलेगा। तो उस हिसाब से जो एक वैल्यू फॉर मनी जनरेट हो जाती है और उस हिसाब से ही आपकी ऑडियंस भी होती है।
जो ऑडियंस आपकी 1600 का बर्गर अफोर्ड कर सकती है, उसको मैं 1600 के बर्गर के हिसाब से ही पूरी वीडियो में बताता हूँ कि उसमें बैगी बीफ इस्तेमाल हो रहा है, ब्रियोश बन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हर एलिमेंट के पैसे होते हैं ना, तो हर किस्म की ऑडियंस है, हर किस्म का खाना है, हर किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैं हर चीज़ को फोकस करता हूँ। अच्छा, बहुत सारी इंटरनेशनल चेन्स पाकिस्तान में कुछ खुल भी चुकी हैं, कुछ खुलने भी वाली हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल चेन्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? बिकॉज इनिशियली जब वो ओपन होती है तो रश टूटने का नाम नहीं लेता, बट इवेंचुअली डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह है? फॉर मी, मेरे लिए मुझे जो लगता है थोड़ा सा ब्रूटल होगा, थोड़ा सा ऑनेस्ट भी होगा, लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी अभी तक ना एक वो गुलाम जहनीत है। मैंने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस में देखी है कि अक्सर ऐसी जगह हैं, एक बारबेक्यू स्पॉट है रहमानाबाद के पास है वो, वहाँ पे जो बारबेक्यू मिलता है ना, दैट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव, वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल, और वो बहुत सारे रेस्टोरेंट से अच्छा है, बहुत सारे लग्जरियस रेस्टोरेंट से अच्छा है। वहाँ पे जो मैंने बारबेक्यू खाया, मलाई बोटी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मलाई बोटी वहाँ पे मैंने खाई 800 रुपये की, ठीक है, 800 रुपये फॉर हाफ़ kg। और आदाब में या फिर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में वही मलाई बोटी आपको हाफ़ kg कॉस्ट करती है 3600 की, लेकिन जो वो वहाँ पे कॉस्ट करी थी 800 की, वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी थी। अगर मैं रेटिंग में रखूँ तो दैट वाज 90 टाइम्स बेटर दैन दैट। लेकिन हमारी आवाम का एक वही माइंडसेट है कि यार अगर वो वहाँ पे सस्ती मिल रही है ना तो वो अच्छी नहीं होगी। तो सिमिलर माइंडसेट आ जाता है हमारी मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजीज के साथ। हम KFC पे जाके क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है, हम लोग स्ट्रीक्स भेज देंगे, हम लोग एक अपना सोशल एलिमेंट बरकरार रखेंगे। तो उस सोशल एलिमेंट को बरकरार रखने के लिए ना हम लोग टेस्ट को और बाकी चीज़ों को भूल के सिर्फ उस तरफ जाते हैं कि क्लास कहाँ पे, क्लास की तरफ जाना, वो उस तरफ चला जाता है। हाँ, बट अब तो कई इंटरनेशनल चेन्स हैं, उन्होंने अपने रेट्स बहुत लो डाउन कर दिए, इंटरनेशनल रेट्स आपने बताया, लेकिन जो मुझे लगता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से ज़्यादा आग मचाई हुई है महंगाई के अंदर। जिस तरह आप बता रहे हैं 3600 का अगर वो दे रहे हैं, सो इट्स मोर एक्सपेंसिव। आई मीन 3600 का यू कैन गेट अ गुड सूट। हमारी तो CM साहिबा पता नहीं कितने हज़ार का वो एक कंट्रोवर्सी चली थी, हुस्ना बुखारी साहिबा ने बताया था, वो तो शायद 1500 का सूट लेके पहन लेती हैं, तो कहाँ 3600 हमसे अफोर्ड होने। अच्छा, सेम चीज़ मैं पहले सोचा करता था, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट की फील्ड में खुद आया ना, जब मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाया और चलाना स्टार्ट किया, तब जाके मुझे समझ आया कि एक्चुअली कॉस्टिंग होती क्या है। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ आलू पटाटा हम लोगों ने सेल किया अराउंड 2.4 मिलियन, और 2.4 मिलियन के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने जेब से 2 लाख रुपया डाला रेस्टोरेंट के अंदर 2.4 मिलियन की सेल करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। नंबर 1 आपकी फूड कॉस्ट आ जाती है। जो ऑयल का कैन आपको पहले 6200 का मिल रहा था, आज 8400 का मिल रहा है। इसी तरह डिफरेंट चीज़ जो आपको पहले 1600 का मिल रहा था पैकेट, आज आपको 2600 का पैकेट मिल रहा है। एंड विद इन मंथ्स, विद इन डेज़ ये पैसे ऐसे हाइक किए हैं। तो एंड पे हमें पता चलता है कि हम लोगों ने ऑपरेशन कॉस्ट भी निकालनी है, रेंट्स भी निकालने हैं, उसके बाद हम लोगों ने फूड कॉस्ट भी निकालनी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एंड पे आपकी एक कॉस्ट निकालती है। तो वो चीज़ एज अ कंज्यूमर हमें समझ नहीं आती। आतिफ साहब, मुझे लगता है कागज़ ही बेहतर है। कागज़ बेहतर है। मैं आपको बता रहा हूँ, अराउंड हर चीज़ खाना भी कागज़ ही पे मिलता है। हम लोग पैकिंग भी कागज़। हमने एक बर्गर बेचना है ना 700 का, तो उसके पीछे कम से कम 7 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने देखने हैं। हमने हर चीज़ की कॉस्ट देखनी है, सप्लाई देखनी है, डिमांड देखनी है, फिर जाके हमने वो कॉस्ट निकालनी होती है। डरा दिया है तलहत आपकी बातों ने, बिकॉज इतनी कॉस्टिंग जो है ना, अक्सर बिकॉज ऑब्वियसली तनख्वाहदार तबका है, बर्दाश्त नहीं कर सकता 3600 का मील या 1600 का बर्गर। ये कम किस तरह होना चाहिए, या फिर शायद वाकई हम बहुत ज़्यादा ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं? उस पर भी बात करेंगे और अपनी शेफ़ की तरफ भी चलेंगे कि वो ब्रेकफास्ट कहाँ तक रेडी हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। मेरे गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आतिफ, मैं चाहती हूँ कि अगर आप हमें लाइव कुछ बना के दिखा पाएँ कि हाउ यू एक्चुअली मेक इट, और हाँ, क्या बनाने वाले हैं। आई थिंक एक ही ओरिगामी की सबसे फेमस एक बर्ड है जो इनका एक आइकॉन है, वो मैं आप बनाएंगे साथ? हम आ सकते हैं दो? जी जी, अगर वो बनाना चाहें तो। ये मैं फिर हमें बस बनाना शुरू कर दूँ? आप बनाना शुरू कीजिए।
ओके अच्छा तलहा आप साथ साथ बनाइए, मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम ब्लॉगर्स पे आता है कि जनाब वो पेड रिव्यूज़ देते हैं, आप भी देते हैं पेड रिव्यूज़? जी बिल्कुल, मैं भी देता हूँ पेड रिव्यूज़, ज़रूर देता हूँ। लेकिन देखें, पेड रिव्यूज़ का भी मतलब ये नहीं होता कि हम लोग फेक रिव्यूज़ देते हैं। पेड रिव्यूज़ और फेक रिव्यूज़ में बहुत डिफरेंस होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना माइंडसेट बताता हूँ, ये मैंने पहले कभी लाइव नहीं किया, पब्लिक नहीं किया इस बात को। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कल की एग्जांपल देता हूँ। मैं गया बॉन पिज़्ज़ेरिया, एक नाम रेस्टोरेंट है गुलबर्ग के अंदर, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने 3 पिज़्ज़ाज ट्राई किए, ठीक है। अच्छा। अब उसके अंदर दैट वाज अ पेड रिव्यू, नो डाउट इन दैट। अब लेकिन पेड रिव्यू भी हमारे लिए भी ज़रूरी है। देखें, हमारे लिए भी एक वो मार्केट है, हमारे लिए भी एक बिज़नेस है। हम लोगों ने 2.5 साल उसमें इन्वेस्ट किए हैं, हम लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। आई हैव अ टीम, मैंने अपने एडिटर को पैसे देने होते हैं, कैमरामैन को पैसे देने होते हैं, ड्राइवर को पैसे देने होते हैं। तो दैट इज़ अ होल प्रोसेस। हमने उसको चलाने के लिए हमें मोनेटाइजेशन ज़रूरी है, हमें पैसे ज़रूरी हैं। अब उसका हल क्या होता है, वो मैं आपको जो एक पॉइंट था वो क्लियर करना चाह रहा था कि वहाँ पे मैंने 3 पिज़्ज़ास ट्राई किए, जिसमें से एक बहुत अच्छा था, 1 वाज नॉर्मल एंड 1 वाज नॉट गुड। अब एक बंदा जो मुझे पैसे दे रहा है वो कभी भी ये बात नहीं चाहेगा कि मैं उसकी गलत चीज़ को आगे प्रमोट करूं या बताऊं। तो उसका हल मैं ये निकालता हूं कि जो चीज़ अच्छी होती है मैं उसको वीडियो में हाईलाइट करता हूं और उसको बताता हूं। जो चीज़ अच्छी नहीं होती उसको मैं नीचे कैप्शन में मेंशन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ फायर क्रैकर पिज़्ज़ा जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो उसके नीचे मैंने रेटिंग में कैप्शन के अंदर लिख दिया 6 आउट ऑफ 10। जो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था उसको मैंने वीडियो में सारा हाईलाइट किया, वीडियो में उस पिज़्ज़ा के बारे में बताया, स्पेसिफिक पिज़्ज़ा के बारे में वीडियो की। तो अब रेस्टोरेंट, इसमें मैंने दोनों साइडें क्लियर कर ली। मैंने अपना क्लाइंट भी क्लियर कर लिया जिसको मैंने गलत रिव्यू नहीं दिया, मैंने अच्छा रिव्यू दिया, और मैंने अपनी ऑडियंस भी क्लियर कर ली जिसको मैंने सिर्फ अच्छी चीज़ के बारे में बताया कि आप वही चीज़ स्पेसिफिक जाके ट्राई करो। बाकी डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, माइंडसेट्स होते हैं। मेरा माइंडसेट ये है कि मैं किसी को डिफेम ना करूं, मेरी वजह से किसी का रेस्टोरेंट भी ख़राब ना हो, उसकी सेल्स भी ख़राब ना हो और मेरी ऑडियंस भी ख़राब ना हो। बिल्कुल। अच्छा, इंटरनेशनली भी फूड ब्लॉगर्स होते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो इंटरनेशनल फूड ब्लॉगर्स काफ़ी फॉलो कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में वो मिसिंग है अभी? आई गेस ट्रेंड्स। हमारी आवाम, हमारा माइंडसेट, हम लोग ना अच्छे कंटेंट को शायद पसंद ही नहीं करते। यहाँ पे ना हमारी आवाम का एक अलमिया बन चुका है कि जब तक कॉन्स्पिरेसीज़ नहीं आएंगी ना, वो आपको अल्टीमेट रीच नहीं देंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कभी भी, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर कि जहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज़ आ जाती हैं, जहाँ पे कुछ इस तरह कहा जाता है कि लोगों को मसाला मिले, लोगों को कुछ बात करने के लिए मिले, वो चीज़ बहुत वायरल जाती है। और जहाँ पे एक क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी की बात की जा रही हो, जहाँ पे आपको रिवायात का बताया जा रहा हो, ट्रेडिशंस का बताया जा रहा हो, डिफरेंट एलिमेंट्स का बताया जा रहा हो, उसको लोग इतना ज़्यादा देखना पसंद ही नहीं करते। बिल्कुल तो सही। ये भी एक लेकिन मुझे एक एलिमेंट ये लगता है कि इंटरनेशनल फूड ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से द मेन थिंग इज दे ट्रैवल। हम लोग कहाँ ट्रैवल करते हैं, मतलब दे ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई वी फॉलो देम। अगर वो सिर्फ बैंकॉक का थाई फूड खा रहे हैं तो वो किसी और कंट्री, वियतनाम का भी थाई फूड खाएंगे, दैट्स द इंटरनेशनल कंपैरिजन कम। हम सिर्फ लाहौरी में खा के लाहौरी को करके नहीं कर सकते। आई थिंक द प्रॉब्लम इज दिस इंटरनेशनल का देयर इज अ फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग, दे कैन गो एंड ट्राई लॉट ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस, डिफरेंट चीज़ें। उसकी वजह से आई थिंक वो उनको जब आप फॉलो करते तो आपको पता है कि इंटरनेशनल फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, आपकी वो क्रिएशन कंप्लीट हो गई है, क्या बनाया आपने? मैं बर्ड बनाई। अच्छा, so this is called origami bird और इनका ये फेमस एक वो है। अच्छा, और इसके लिए कोई स्पेशल आपने कोई सीजर कट वट? कुछ नहीं, आपका कोई भी पेपर होता है उसको आपने स्क्वायर पे कट करना होता है और उसकी वजह से आप किसी भी ओरिगामी डिज़ाइन या पैटर्न को आप बना सकते हैं। आपका न्यूज़पेपर है, आपका मैगज़ीन का पेपर है, जस्ट यू नीड टू कट उसको स्क्वायर में, और फिर वो जितने भी डिज़ाइन है उसकी जितनी भी फोल्डिंग है, आप पेपर को जो फोल्ड करते हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर इज कॉल्ड ओरिगामी। तो कोई भी फोल्ड शुरू हो जाता है। अगर आप कैमरे के ऊपर इसको थोड़ा सा दिखाएं तो ये आप बात में लगे थे, आप मिस करके मेरा ज़रा मेरी ओरिगामी ख़राब हो गई। तो ये डिफरेंट ये शेप्स हैं जिस पे अब ये आप पेंसिल के ऊपर लगा सकते हैं। आप अपने जिस तरह कार्ड सेंड करते हैं, लेटर सेंड करते हैं, ये उसके ऊपर आप इस स्टिक कर सकते हैं। तो ये नहीं होता कि आपने बस ये बना दिया। सो इसके आई मेक एवरीथिंग, इससे कोई फंक्शन भी होना चाहिए। मेरे जितने कार्ड्स होते हैं, जितने में ईद कार्ड्स होते हैं, ईदी आप देते हैं, ईदी के एनवेलप्स होते हैं, ये सब उसके ऊपर आप लगा सकते हैं डिफरेंट। अच्छा, आप जब इसको सेल कर रहे होते हैं तो फिर ऑब्वियसली क्लाइंट आपसे कहता होगा कि इसकी प्राइस कम करें, बिकॉज मैं कर देता हूँ। अच्छा, कर देते हैं आप? सही। आई एम नॉट, बिकॉज इट्स अ न्यू आर्ट एंड आई वांट हर कोई ले सके।
कुछ चीज़ें जिस तरह कोई मेरा इम्पोर्टेड पेपर है या कोई उसके अंदर ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आई वांट के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑरिगामी लें, 3D आर्ट बाय करें, तो मैं इतना फोकस प्राइस में नहीं होता। आई जस्ट वांट के उनके घर पे ये चीज़ लगी हो, सो आई एम ओके विद द प्राइसेस, मैं कर देता हूँ। सो अब इतने वो रेस्टोरेंट्स की भी हम बात इंटीरियर की कर रहे थे, तो किसी ने आपसे कांटेक्ट किया बिकॉज इस आर्ट को लेकर? अगर आप रेस्टोरेंट्स पे बिल्कुल, एक पिंक पिस्ताशियो है DHA राया में, उनके पास है दिलारा रेस्टोरेंट है। अच्छा, ऑलरेडी आपकी क्रिएशंस हैं हाँ, वहाँ दिस पे? ऑलरेडी दे बुक्ड। होम इंटीरियर्स करता हूँ, उसके अंदर ये सारी 3D फॉर्म में लगा होता है। जिस तरह ये पोर्ट्रेट आर्ट्स में बनाता हूँ, जिस आप मुझे अपनी पिक्चर देंगी, अपनी एक 3 चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, आपका कलर, आपकी डेट, एनी नंबर दैट यू लाइक और थिंग्स यू लाइक। उसके गिर्द फिर आई कट डिफरेंट पेपर, वो चीज़ों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, देन आई मेक अ होल स्टोरी बोर्ड कोलाज आउट ऑफ इट। तो वो चल रहा होता है, तो काफ़ी अच्छा चलता है। जैसे आपने पहले भी बात की कि मोस्टली इज़ वेरी सैड, जितने भी लाहौर के मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट में, खाना अच्छा भी हो, एनवायरनमेंट रेस्टोरेंट का नहीं, इंटीरियर अच्छा होता है, आपका दिल नहीं करता, फिर आप किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं कि ठीक है वो तो फिर आप, जैसा इन्होंने कहा, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, घर में खा सकते हैं, आप हाफ से ज़्यादा प्राइस करते हैं। और इंटीरियर वाइज मुझे लगता है सबसे अच्छे कराची के रेस्टोरेंट है, दे एफर्ट करते हैं, वो इतने बड़े भी नहीं होते, छोटे होते हैं, उनका एक एस्थेटिक बहुत अच्छा होता है इंटीरियर्स का रिलेटेड रेस्टोरेंट। आप जाते हैं लाहौर से बाहर? हाँ जी, मैं लाहौर से बाहर जाता हूँ, लेकिन मैं इस पे मैं डिसएग्री करूँगा। लाहौर में भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। वन ऑफ दम इज़ ला कॉर्नुकोपिया, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, बहुत प्यारा बना हुआ है। फिर हमारे पास टेपेस्ट्री 7 है जो एंटायरली आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बना हुआ है। टेपेस्ट्री 7 में क्या है कि वहाँ पे सारे थ्रेड आर्ट्स है, पूरी थ्रेड आर्ट के ऊपर, पूरा रेस्टोरेंट बेस्ड ही सिर्फ थ्रेड आर्ट के ऊपर है। तो बहुत सारे आर्टिस्टिक रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट थीम रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत प्यारे बने हुए हैं। तो ये तो आपको एक्सप्लोर करने से पता लगता है कि अच्छा, एक रेस्टोरेंट का मैंने देखा था, अब आई वोंट नेम इट, बट उस जिस तरह ये आप इस आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे शायद कलरिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और वो कहते हैं कि जनाब आप कलर कर लें, पॉट्स कलर कर लें एंड मेक योर ओन। तो आपका कोई ऐसा इरादा है इन द फ्यूचर कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को समर वेकेशंस में बच्चों के लिए लेके चले, कैंपेन की सूरत में? मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत पेशेंस वाला काम है। बच्चे भाग जाते हैं, बड़े भाग जाते हैं, इसके लिए आपको यू नीड टू, बिकॉज सी एक ऐसा आर्ट है जो आपने पता ही नहीं कि पेपर का क्या बनता है। मोस्टली लोग फाइन आर्ट्स, देखिए कलर आप कर लेंगे, आपको पता है कि इसका आउटपुट क्या है। इवन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आप करें जो बेगर बच्चे होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप सीखो, कितनी तुम दिहाड़ी कमाते हो, मैं देता हूँ। वो भाग जाते हैं तो इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। बिल्कुल सही, वो भाग जाते हैं। अच्छा, हमारा हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारा नाश्ता भी कुछ तकरीबन आई गेस रेडी हो चुका है। सो सारा कहाँ तक पहुँचा? एक डिश तो आई एम सीइंग। जी, हमारा जो है वो चीज़ ऑमलेट फ्रेंच तैयार हो चुका है, हैश प्रॉन्स तैयार हो चुके हैं, और अब हम आ रहे हैं अपने स्टफ पैनकेक्स पे। ओके, तो ये स्लाइसेस भी यूज़ करेंगे आप स्टफ पैनकेक में? नहीं, अच्छा, ये तो ये मैं इसके इसके चीज़ ऑमलेट के साथ रखूँगी। अच्छा, उसके लिए रखेंगे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पैनकेक के लिए हमने क्या करना है कि मैंने एक बैटर बनाया, मैंने एग्स और क्या कहते हैं फ्लावर, जिसमें सबसे ज़रूरी है मैदा, और अंडे और मिल्क। इससे बस हमारा जो एक बैटर तैयार होता है, उस बैटर को हम तैयार करके फिर मैं यहाँ पे बटर से ब्रश लगाऊंगी और ये पैनकेक्स बनाऊंगी। और उसके अंदर जो है ये मैं अपनी चॉकलेट चिप जो है इसको हल्का सा स्टफ़ करूँगी। स्टफ़ करने के बाद जब ये हमारे पैनकेक्स बन जाएंगे, फिर हम उसको डिज़ल फॉर चॉकलेट सिरप से भी कर सकते हैं, हम हनी से भी कर सकते हैं, इस तरीके से। एनीथिंग यू लाइक, नट्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते मैं हैं। मोस्टली कह लें कि खुद भी पर्सनली भी जो है मैं हनी का इस्तेमाल करती हूँ, शुगर का नहीं, या बहुत हो भी तो आप ब्राउन शुगर यूज़ कर लें। अच्छा, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि बाय द टाइम दे मेकिंग पैनकेक्स तो वो लग जाते हैं अक्सर। यस, वो इसलिए कि वो बिल्कुल लाइट से ग्रीस कर लें बटर के साथ। ये नहीं कि अपने दवा एक चमचा बटर फेंक दिया, नो, ना ऑयल ना कोई चीज़, बिल्कुल लाइट सा अपने ब्रश से अपना जो ये पैन है ना इसे ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आप आराम से अपना जो भी आपका कप हो उसे डालें। अभी मैं आपके सामने भी इंशाल्लाह इधर डालूंगी। अच्छा, वैसे तो ऑब्वियसली एवरीबडी, मेरा ख्याल है सबके पास नॉन स्टिक पैन्स होते होंगे, लेकिन हमारे आम हाउस होल्ड्स में तवा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उस पर भी बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। सेम आपने फ्लेम लो रखना है, ये लो फ्लेम पे ही बनते हैं। आप तवे को भी इसी तरह लो फ्लेम पे रखें, बटर ग्रीस करें और अपना पैनकेक्स बना लें। बिल्कुल सिर्फ इसमें एक डालने की टेक्निक है
आई थिंक ये कोई मतलब साइंस रॉकेट नहीं है कि कोई, मैं कहती हूँ ये बच्चा भी बना सकता है। चले अगर आप हमें डाल के दिखाएं कि वो क्या टेक्निक है, सो आवर ऑडियंस वुड बी। जी जी ज़रूर ज़रूर। अब मैं इधर ही आने लगी हूँ, बस मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। फिर हम इसमें पैनकेक्स लगाएंगे। अच्छा, ये तो आपने ऑमलेट स्टफ किया ना अंदर? नहीं, ये चीज़ ऑमलेट है हमारा, और ये हमारे फ्रेंच है ना, तो अच्छा ये फ्रेंच टोस्ट है। ओके। अब हम इंशाल्लाह लास्ट में पैनकेक्स पे आएंगे। ये देखिए, मैं पहले साफ़ करूँगी इसे। लो फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ देना है। लो फ्लेम तो वैसे ही होता है, गैस ही इतनी कम आती होती है, सो यू डोंट एक्चुअली नीड टू सेट इट। जी जी ऐसे ही अच्छा, कुछ ऑलरेडी पैन मेकर्स भी मिलते हैं, वो भी सही रहते हैं? मिलते हैं, वो भी अच्छे रहते हैं। वो भी ज़्यादा है कि उसमें ज़रा फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। वरना अगर ना भी हो तो फिर हम एक मतलब कह लें कि एक सर्कल सा हमें अपना एक हमारा टूल होता है, हम उसको इसको सेंटर में भी रख सकते हाँ, हैं। ये ज़रा आप बताइएगा कि कितने मोटाई होनी चाहिए, लंबड़ा होना चाहिए, बिकॉज कई बहुत मोटे रह जाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। नहीं, ज़्यादा मोटाई नहीं करनी चाहिए इसकी। अगर तो आप बिल्कुल प्लेन बना रहे हैं, जैसे अब ये मेरे पास एक मेजरमेंट कप है, तो ये मैंने भर के नहीं डालना, मैंने इसको डच मच हाफ से भी कम लेना है और यहाँ पे बनाना है। अब ये 1 कप की सर्विंग है? जी, ये हमारे कप की सर्विंग है। कई लोग बड़ा पैनकेक्स भी यूज़ करते हैं, मगर हम अभी जो हम बना रहे हैं वो हम चॉकलेट के छोटे स्टफ पैन जो होते हैं ना, स्मॉल साइज में बना रहे हैं। बस मेरा ख्याल है इंग्लिश ब्रेकफास्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, हैश ब्राउन्स की भी बहुत इकसाम आ गई हैं, कुछ ग्रिल हैश ब्राउन्स हो गए हैं, कुछ फ्राई हो गए हैं, और किस किस किस्म के होते हैं? आपने तो आई गेस फ्राइड बनाए हैं। यस, हाँ। मैंने इसमें समझें कि राइस फ्लावर, कॉर्न फ्लावर एंड सॉल्ट, अनियन पाउडर, एंड सबसे जो मेन चीज़ है ना इसमें ये है कि जो आपके पोटैटो जब आप ग्रेटर करते हैं ना, तो उसे आपने ठंडे पानी में रखना, यानी कि आइस क्यूब्स मस्ट हों। उससे क्या होता है कि जो आलू का जितना भी स्टार्च होता है ना, वो सब नीचे बैठ जाता है। फीमेल्स अक्सर जो भी हैं वो नहीं, घर वाले उनको ये नहीं पता होता, बस वो कद्दूकश करती हैं आलू और ये डालती हैं, फिर वो फैलना उनके शुरू हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप टेस्ट करना चाहें और इसको रेट करना चाहें किस तरह सारा ने बनाया है, ज़रूर ज़रूर, सो इट वुड बी वेरी नाइस, और रिव्यूज़ आप अच्छे ही दीजिएगा। जी जी सर। अच्छा, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, हम बैक स्टेज यही बात कर रहे थे कि हम दोनों के उस्ताद एक हैं। अच्छा, वेरी मैंने नाइस। भी सर रिजवान से सीखा हुआ है और इन्होंने भी, और इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ आफ्टर माई पेरेंट्स, तो दैट इज दैट पर्सन। अगर very वो देख nice. रहे हैं तो उनके लिए अब एक थाम लाओ। ऐसे ही ऐसे। ओके, वो पढ़ा है जी ना। आइए ना, और आप भी इसकी ज्वाइन अच्छी करिए। बात कोई और- ये है कोई कि और मेरे साथ हम आए। आपको बिल्कुल पे नहीं कर रहे इस रिव्यू के लिए। नहीं नहीं ज़रूर ज़रूर टेस्ट करें। तो अब हम आते हैं अपने पैनकेक्स हाँ, की आपको तरफ। साथ साथ बनाए जाए, आप तब तक खा के चेक करें। तो हाँ। पहले तो सारा हम मत खाएगा बिकॉज आतिफ इज आल्सो देयर, हाँ, उन्होंने भी ज़रूर, बड़ी ज़रूर। मेहनत नहीं, मैं की सिर्फ है। ट्राई करूँगा। और सबसे पहली चीज़ जो होती है खाने को, सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है। अगर खाना देखने में खूबसूरत है ना, तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो हैश ब्राउन देखने में बहुत प्यारे हैं, गोल्डन ब्राउन, और अंदर से सॉफ्ट लग रहे हैं। हम इसकी दफ़ा तोड़ के देख लेते हैं। जी जी, ठीक है, हैश ब्राउन की जो मेन चीज़ है ना, कि वो यही है कि ऊपर से वो क्रिस्पी होना चाहिए, ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, और अंदर से वो सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखें, अब अंदर से काफ़ी यानी वो सॉफ्ट लग पूरा रहा है। उतर गया। आप इसे कितना रेट करेंगे 10 बाय? देखने में अपेरेंटली तो इट्स 10 on 9, हाँ। 9 out of 10। जब खा के देखते हैं कि हाँ, किस तरह ज़रूर है। ज़रूर खाइए। तब तक मेरा ख्याल है पैनकेक्स भी करें आपके हम? रेडी हो गए। जी जी जी, आप बिल्कुल ये बनाएं ताकि हमारी ऑडियंस वो भी देख लें कि कितनी रेशो के अंदर हमें पैनकेक को डालना है, बिकॉज ये बच्चों में बहुत पॉपुलर है, बहुत Okay. ज़्यादा। हैश ब्राउन्स। और ये जी नमक परफेक्ट है, वही बात के ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है। अगर आप क्रिस्प आया हो माइक के अंदर, खाते हुए बहुत मज़ेदार लग रहा है। अंदर से फुल सॉफ्ट है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, स्पाइसेस ज़्यादा नहीं। और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है इंग्लिश ब्रेकफास्ट के अंदर कि स्पाइसेस तो होने ही नहीं चाहिए ना, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, होने भी नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग तो वो salt ratio बहुत नमकदानी अच्छी पकड़ है। के उस पर स्प्रिंकल भी कर लेते हैं। सो हाँ, पाकिस्तानी इंग्लिश ब्रेकफास्ट में मुझे लगता है अपना फ्यूजन डाल देते हैं। हाँ, डालना चाहिए। बीफ के लिए डालना हम अपने चाहिए। टेस्ट बेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऑथेंटिसिटी की तरफ जाएं तो इट्स ग्रेट।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आतिफ, और आपका भी तलहा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सारा। और इनका भी ब्रेकफास्ट जनाब रेडी हो चुका है, सो ज़रूर ट्राई कीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ना कोई नया आर्ट, चाहे वो आपकी एस्थेटिक्स के लिए हो, चाहे वो आपकी किचन के लिए हो, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इन सबका भी बहुत शुक्रिया, आपसे मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।